Hello 10th class students. I am your history teacher Mrs. Livika Bansal from the CPS. Welcome you all once again on my YouTube channel. And students, today I am going to start our new chapter Quit India Movement, which was a final call made by the Mahatma Gandhi for our national struggle, and it was held on August 8, 1942. The syllabus from this chapter, as per the council, it covers causes, that is, there are two causes: failure of the Cripps mission and the Japanese threat. Next to this, Quit India resolution and the significance of this movement. So this is the part of your syllabus as per the council. And today I am going to discuss the circumstances which led towards the Quit India movement. Before I come to the causes, but here it is actually good for you, okay, to learn, to understand the concept, the circumstances which led towards the Quit India movement before come to the causes. And these circumstances held between the year 1935 to August 1942. First of all, here it is given that introduction of Government of India Act of 1935. Now you know it that in the year 1934 Mahatma Gandhi फाइनली विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉ होने के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें काफ़ी रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया. यहाँ पर एक प्रोविजन गिवन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विच विल बी हेल्ड इन द ईयर 1937. तो 1937 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए फॉर नियरली 11 प्रोविंसेस. And both Indian National Congress and Muslim League participated in these elections and contested with sincerity. अब देखो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये था, मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दैट दे हैड गेट ए चांस फॉर क्रिएटिंग वंस ऑन गवर्नमेंट विद देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर ये विनर रहते हैं तो यहाँ से इनको चांस मिल सकता है अपनी खुद की गवर्नमेंट को क्रिएट करने का विद देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव. सो दे participated in it with utmost sincerity. Then the election showed the popular strength. अब जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, it showed the popular strength of the INC all over the country. कि पूरी कंट्री में जो INC थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, it was a popular political party at the time. It emerged as one of the largest party. Thus here 8 of 11 प्रोविंसेस. अब देखो ओनली ये नहीं था कि जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी ओनली वही प्रोविंसेस से ये विनर थे. इवन इन द बंगाल, जहाँ पर देखो एक मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इवन बंगाल से भी इनको काफ़ी सीट्स मिली कांग्रेस को. सो 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस हैड अ कांग्रेस गवर्नमेंट. तो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नर. तो ये ब्रिटिश गवर्नर के अंडर थे, ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन के अंडर थे. दे फॉर्म द गवर्नमेंट इन द 8 प्रोविंसेस. नेक्स्ट टू दिस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज हेल्ड इन द ईयर 1939. सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी. And Britain dragged India into the war without consulting the central legislature and the provincial governments. तो देखो ब्रिटेन ने इंडिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जबकि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं था. द वॉर वॉज एक्चुअली बिटवीन द ब्रिटेन एंड द जर्मनी और ब्रिटेन की वॉर थी. बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट में चैप्टर्स बेटा मैं कंटिन्यू करूँगी, डिस्कस करूँगी आपके साथ. बट यहाँ पर अभी के आपके लिए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो था इट वाज एंगेज जर्मनी. तो ब्रिटेन और जर्मनी की मेन यहाँ पर एक आपस में ये ऑपोजिट साइड पर थे. तो ब्रिटेन ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. तो उसने यहाँ की जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे डिस्कस किए बिना ही ब्रिटेन ने इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया वॉर में. एंड द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन टू प्रोटेस्ट दिस मूव. तो कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया बिकॉज दे वर अगेंस्ट दिस मूव. अब जब बेटा देखो यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया कांग्रेस लीडर्स ने, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, मीन्स व्हाट वर द इम्पैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइसरॉय वाज हैप्पी. जो इंडिया के उसके वाइसरॉय थे, ही वाज वेरी हैप्पी एज अ कांग्रेस हैड कंट्रोल ओवर सेवरल प्रोविंसेस, क्योंकि कांग्रेस का उस टाइम काफी प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल था. सो वाइसरॉय वाज हैप्पी. मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड इट एंड डिक्लेयर्ड 22 December 1939 as a Deliverance Day.
देखो मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया क्योंकि उनको था, उन्होंने इसको 22 दिसंबर 1939 को डिक्लेयर किया जो जिन्ना थे एज ए डिलीवरेंस डे। डिलीवरेंस का मीन्स क्या होता है? जब हम कहते हैं गेट रिड ऑफ, हमें किसी से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, मीन्स उनको ये था कि जो कांग्रेस का की जो रूलिंग जो पोजीशन है, जो पावर है, वो खत्म हो चुकी है। सो दे celebrated it as a deliverance day. The ministers in Punjab, Bengal and Sindh did not resign to win the government's goodwill. जो मिनिस्टर्स थे पंजाब से, बंगाल से, सिंध से, कांग्रेस के मिनिस्टर थे, आईएनसी के थे, दे डिड नॉट रिजाइन, इन्होंने देखो रिजाइन नहीं दिया ताकि ये गुडविल में बने रहे, गवर्नमेंट की गुडविल में कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेस्टीज है वो कहीं ना कहीं बने रहे, इसलिए इन्होंने रिजाइन नहीं किया। नेक्स्ट टू दिस इज अ डिमांड ऑफ पाकिस्तान इन 1940। तो यहाँ पे बेटा पाकिस्तान की डिमांड की मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में, जब उनको लगा कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट ओनली डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, क्यों रिलीजन की बेसिस पर ही डिफरेंट नहीं है, बट आल्सो जो उनके थॉट्स हैं, लाइक द कल्चर है, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। सो दे वांटेड अ न्यू नेशन, कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से नेशन चाहिए, एंड द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देखो एक रेजोल्यूशन पास किया एंड डिमांडेड अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए बेटा इन्होंने ये कुछ प्रोविंसेस की डिमांड की थी, उसी के बेसिस पे इसका नेम रखा था इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल पी से पंजाब, ए से अफगान जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, के और आई से कश्मीर, एस से सिंध एंड टी ए एन बलूचिस्तान। ओके, सो in this way they demand the Pakistan. Next is August offer in 1940 which was held on 8th August 1940 को बेटा अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर का मीन्स क्या था? एक्चुअली अगस्त मंथ में ही हेल्ड हुई थी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अगस्त ऑफर। और ऑफर किसकी थी ये? द ऑफर वाज मेड बाय द लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस टाइम पर वाइस रॉय थे। ओके, ब्रिटिश जो कि इंडिया के वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने ऐसे एक ऑफर रखी थी आईएनसी के सामने, इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने प्रेजेंट की थी डिमांड ऑफर, दैट इज कॉल्ड द अगस्त ऑफर। एक्चुअली में व्हाट इवेंट वाज हैड बिफोर द अगस्त इन जुलाई। अब आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू थी 1939 में बेटा वो स्टार्ट हुई एंड एंडेड इन द ईयर 1945। तो जुलाई 1940 में इन द बैटल ऑफ ब्रिटेन द जर्मन फाइटर्स बोम्बार्डेड द ब्रिटिश पोर्ट्स, फैक्ट्रीज एंड सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग लंदन। तो यहाँ पर देखो जो ब्रिटेन जो बैटल चल रही है बिटवीन द ब्रिटेन एंड द जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मन के जो फाइटर प्लेन्स थे, ठीक है, उन्होंने बॉम्ब फेंकने स्टार्ट कर दिए ब्रिटिश पोर्ट्स के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, इवन जो रेजिडेंशियल प्लेसेस थे लोगों के, इवन ऑन द लंदन। ठीक है, तो देखो अब जो है क्राइटेरिया तो टोटली चेंज हो चुका है। अब अगर कोई भी वॉर होती है तो वो ओनली बॉर्डर एरियाज पर ही होती है, ठीक है, तो इसमें सिविलियन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बट उस टाइम पर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, तो सिविलियंस के ऊपर यहाँ पे उनके ऊपर भी जो बॉम्ब है वो फेंकेंगे, वो बॉम्बार्डेड किए गए यहाँ पे फेंकेंगे उनके ऊपर। सो जो ब्रिटेन जो था वो उसको सपोर्ट चाहिए थी उस टाइम पर इंडिया की, और इंडिया टोटली रिफ्यूज्ड। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने टोटली रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि उनकी डिमांड यही थी कि आफ्टर द वॉर, जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, आप हमें इमिडिएटली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करोगे। बट ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी, सो दे टोटली रिफ्यूज। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इंडिया की सपोर्ट को गेन करने के लिए, टू एंड द पोलिटिकल डेडलॉक, इस डेडलॉक का मीन्स क्या होता है? जब टू पार्टीज बेटा किसी एग्रीमेंट पर नहीं आ पाती हैं, तो इस पोलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने के लिए जो वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे, ही केम विद द प्रपोजल नोन एज द अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर के प्रपोजल्स क्या थे? देखिए, फर्स्ट प्रपोजल वाज आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी सेटअप टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब इन्होंने कहा कि जब भी वॉर खत्म होगी, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया जो बॉडी है, मीन्स इंडिया के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को सेटअप किया जाएगा टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सेकेंडली, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एक्सपेंडेड, कि इसमें और मेंबर्स को एड अप किया जाएगा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बट इट वॉज रिजेक्टेड, जिनका प्रपोजल था बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज नो टाइम लिमिट वॉज गिवन फॉर सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। यहाँ पे इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि जब भी वॉर खत्म होगी विद इन हाउ मच टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है वो आप फ्रेम कर लोगे।
नो एग्रीमेंट ओवर द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ. थर्डली मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड इट, मुस्लिम लीग ने भी देखो इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज देयर वाज नॉट एनी प्रोविजन ऑफ ए सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स की जो डिमांड थी पाकिस्तान, उसके बारे में कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई थी. सो दे आल्सो रिजेक्टेड इट. नेक्स्ट टू दिस इज द इंडिविजुअल सत्याग्रह. अब देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया महात्मा गांधी ने ऑन 13 अक्टूबर 1940 एट वर्धा. ऑन 13 अक्टूबर 1940 एट वर्धा गांधी जी कॉल्ड फॉर एन इंडिविजुअल सत्याग्रह. अब देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या था एक्चुअली. अब गांधी जी के इसमें ये था कि जो सिलेक्टेड कुछ एक इंडिविजुअल लीडर्स होंगे, ठीक है, दे विल ब्रेक द लॉ, जो कि लॉ को ब्रेक करेंगे एंड मेक द एंटी वॉर स्पीच. एंटी वॉर स्पीच मीन जो वॉर चल रही है उसके अगेंस्ट वो स्पीच देंगे लोगों को एंड विल ऑफर देमसेल्व्स फॉर द अरेस्ट, और पुलिस के सामने खुद भी ऑफर कर देंगे अरेस्ट होने के लिए. मीन्स ये एक टोटली इनवायलेंट स्ट्रगल होगी, ठीक है, किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, टोटली इनवायलेंट मेथड था ये. सो द फर्स्ट सत्याग्रही वाज आचार्य विनोबा भावे. फर्स्ट सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने स्पीच दी पब्लिक में against the war, against the Second World War, and he was arrested on October 21st, 1940. And after him, Pandit Jawaharlal Nehru was also arrested. And by 1941, nearly 25,000 people had offered individual सत्याग्रह. ओनली देखो यहाँ पर गांधी जी ने कुछ एक लोगों को बोला था, कुछ एक उनके सिलेक्टेड पर्सन थे, बट जब इंडिया की पूरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी तो 25,000 जो पीपल थे नियरली, दे ऑफर्ड एज अ इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड दे वर आल्सो अरेस्टेड. बट ऑन December 4th, 1941, all the satyagrahis were released. So students, this is all about today. I hope you understand it. And next to this, next video, I will discuss about the causes of the Quit India movement, that is the failure of the Cripps mission and the Japanese threat. Have a nice day. Goodbye all of you.